अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम खान और इस वक्त मैं हूँ जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी में। और मैं यहाँ पे परसों आया था। कल का दिन मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। और आज मेरी फ़्लाइट है यहाँ से अर्मेनिया के लिए, अर्मेनिया की कैपिटल येरेवान के लिए। ठीक है, तो सीन ऐसा हुआ, पहले मैं सोच रहा था अपने अपार्टमेंट से मैं ले लूँगा क्या कहते हैं बस, जो कि 50 सेंट्स यानी 50 रुपये की पड़ेगी, यूरोज़ में बता रहा हूँ। और फिर मेरा प्लान थोड़ा सा बदल गया, इसलिए क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। देखो, मैं भी अपने अपार्टमेंट से निकल के यहाँ पे खड़ा हूँ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और फिर मेरे पास पासपोर्ट है, बैग में लैपटॉप है, वो सब भीग जाता। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं लूँगा टैक्सी। पर हुआ कुछ यूँ कि मैंने ना एक दफ़ा अपनी टिकट चेक की, Fly1 करके एक एयरलाइन है, उससे मैंने टिकट अपनी बुक कराई थी। और मैं उसकी वेब चेक इन करने गया, पहले तो वेब चेक इन हो ही नहीं रही है। क्या है कि मैंने अकाउंट बना के टिकट नहीं बुक की थी, मैंने ऐसी टिकट बुक कर दी थी अपना ईमेल डाल के। और जो टिकट पे लिंक था ना वेब चेक इन का, वो खुल रहा है तो उसमें वो अकाउंट मांग रहा है। मैं नया अकाउंट बना रहा हूँ तो अकाउंट ही नहीं बन रहा है। थर्ड क्लास एयरलाइन है, 50 यूरो की फ़्लाइट है जाने की, 50 यूरो की है फ़्लाइट आने की। ठीक है, एकदम थर्ड क्लास एयरलाइन है, तो वो हो ही नहीं रहा। फिर मैंने चैट जीपीटी से लिंक लिया कि यार अगर मेरे पास अकाउंट नहीं है तो क्या लिंक है। वो एक अलग सा लिंक है, वो कहीं नहीं था, वो चैट जीपीटी ने दिया। मैंने वेब चेक इन की, जब मैंने वेब चेक इन ख़त्म कर दी, बोर्डिंग पास आ गया मेरे पास। फिर मैंने ना एयरलाइन की वेबसाइट एक बार और विजिट की। वो कहते हैं कि भाई अगर तुम ये चेक इन जाके एयरपोर्ट पे कराते तो चेक इन के लिए वो चार्ज लेते तुमसे। तुम्हारे पास लगेज नहीं है, मेरे पास इतना ही लगेज है, एक बैग जो मैंने पीछे लटकाया हुआ है। तो कहते हैं 30 से 60 यूरो तक वो डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आपने चेक इन कर भी रखी है पहले से, तो जो बोर्डिंग पास वो आपको भेज रहे हैं मेल पे, अगर उसका प्रिंट आपके पास नहीं है तो एयरपोर्ट पे उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो आपको प्रिंट निकालें। और अगर वो निकालते हैं तो वो उसका चार्ज लेंगे। मैंने कहा भाई सही है भाई, हर चीज़ पे चार्ज ले रहे हैं। और ऐसी जो थर्ड क्लास की एयरलाइन होती है ना, उसका यही सीन होता है। इससे पहले मैंने एक दफ़ा रयान एयरवेज़ ली थी, मोरक्को से फ्रांस आने के लिए। मैं और हमजा दोनों थे यार। वो फ़्लाइट थी 45 यूरो की, वेब चेक इन हम भूल गए, 4 मिनट लेट थे। अब एयरपोर्ट पे तो खड़े हो गए, वेब चेक इन नहीं किए तो क्या यार, तू कर दे चेक इन। उसके लिए पहले हमसे फ़ाइन भरवाया 60 यूरो। अब सोच लो वो 100 यूरो से ऊपर की पड़ गई फ़्लाइट। 60 यूरो हम दोनों ने भरा, 60 यूरो। उसके बाद एक रिसीट काटी और फिर हमको बोर्डिंग पास इशू किया। तो सस्ती एयरलाइन के साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल मेरे को ज़ेरॉक्स शॉप जाना है, मेरी फ़्लाइट में 3 घंटा ही रह गया है, तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ। मैं टैक्सी बुलाई है, मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, आगे की अपडेट आपको देता हूँ। मैं आ गया था टैक्सी लेके ज़ेरॉक्स निकालने के लिए। 1 पेज का ज़ेरॉक्स निकालना है, 1 लारी और कुछ सेंट पड़ेगा। तो वो मैं निकाल के अब डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसी सी दुकान है यार। अगर मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट जाता ना तो बिल्कुल लेट नहीं होता, लेकिन ये जो ज़ेरॉक्स वाला चक्कर पड़ गया ना, इसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया है। और अब मैं एक और टैक्सी बुलाने लगा हूँ यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए। बस ले सकते हैं, पर बस लेगी 1 घंटा 40 मिनट, टैक्सी लेगी 40 मिनट। तो मैं क्या, मुझे लगा कि यार अब टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। और देखो आज इतना ट्रैफिक है तिबिलिसी में, पता नहीं आज इतना ट्रैफिक है। मुझे यहाँ आने के लिए लगना था 10 मिनट, मुझे लगे 25 मिनट। ठीक है, तो मैं बहुत लेट हूँ, फिर भी रिकॉर्ड तो करना है। देखो मैं अभी बताता हूँ मेरे साथ सीन क्या हुआ। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे तो आ गया था 2 घंटा पहले। और उसके बाद क्या हुआ कि एयरलाइंस की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन था कि हम जो है एयरपोर्ट पे कुछ प्रिंट वगैरह नहीं करते, आप अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करा के लाओ, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा। मैं करा के लाया था, ये देखो मेरा बोर्डिंग पास। ठीक है, हाँ भाई, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिखानी है। मैं आराम से गया, सिक्योरिटी चेक हो गया मेरा 2 मिनट के अंदर, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगा। सीधा मैं एयरपोर्ट के अंदर गया। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद क्या होता है, इमिग्रेशन पे खड़ा कर दिया पासपोर्ट कंट्रोल पे। वो कहती है कि वो मेरा चेक किए जा रहा है, पूछ रहा है कहाँ जा रहा है। मैंने कहा अर्मेनिया का वीज़ा नहीं पूछ रहा, बोर्डिंग पास पूछ रहा है। कहता है आप वापस जाओ, आप लेके आओ, हम तो ऑनलाइन बोर्डिंग पास एक्सेप्ट नहीं करते। फिर मेरा कहना ये है कि भाई एयरलाइन फिर इशू क्यों कर रही है। फिर मैं नीचे आया, फिर मुझे ये वाला बोर्डिंग पास दिया इन लोगों ने, जो देते हैं स्टैंडर्ड वाला। अब ये बोर्डिंग पास मैं लिया हूँ, अब मेरे को फिर सिक्योरिटी चेक कराना है, फिर इमिग्रेशन कंट्रोल पे जाना है। खामखा टाइम वेस्ट करते हैं यार, मतलब इनके कुछ चीज़ें प्लान्ड नहीं है। पेरिस वगैरह में देखो, कतर में देखो, आराम से हो जाता है एकदम स्मूथली। अब ये सब लेके मैं फिर से जाऊँगा, फिर से इमिग्रेशन कराऊँगा, खाली टाइम वेस्ट है, पता है, खाली परेशान करना है। और भाई अगर तुम्हारी एयरलाइन ने ऑनलाइन बोर्डिंग पास इशू किया है तो उसका कुछ तो सेंस बनता होगा ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं मोरक्को 3 दफ़ा गया हूँ और मैं ट्रांजाविया की एयरलाइन ली है मैंने। तो जब मैं पेरिस से जा रहा होता हूँ ना, तो ऑनलाइन बोर्डिंग पास आ जाता है, क्योंकि पेरिस में एक्सेप्टेड है, वो आपको स्कैन करना होता है, मशीन पे खुल जाते हैं सारे गेट्स। पर मोरक्को से वापस आते समय कंपनी खुद से ही ऑनलाइन बोर्डिंग पास नहीं देती है। वो कहते हैं कि हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि मोरक्को वाले फिजिकल वो प्रिंट मांगते हैं, तो ये एयरलाइंस करती है। अब यहाँ पे देखो खामखा उसने बोर्डिंग पास दे दिया, और ये भी मुझसे प्रिंट भी करवा लिया, कुछ हुआ भी नहीं यार। मतलब
दिक्कतें हैं, फालतू की दिक्कतें हैं यार। उतना पैसा बर्बाद करके टैक्सी लेके मैं इतना दूर गया ज़ेरोक्स के लिए। यहाँ ज़ेरोक्स का कल्चर नहीं है ज़्यादा, यूरोप में कहीं भी ज़ेरोक्स का कल्चर नहीं है। ज़ेरोक्स करवाया उसके भी पैसे लगे, फिर यहाँ आने में इतना टाइम ज़ाया हुआ। अब फिर से देखो यहाँ पे भी टाइम ज़ाया हो रहा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग तो होने वाली है, अब इमिग्रेशन हो गई मेरी सक्सेसफुली। और यार फालतू की दिक्कत कर रहे थे, ठीक है। पता है अभी भी जो दूसरी बार में इमिग्रेशन काउंटर पे आया हुआ एक लेडी बैठी हुई थी, वो ऐसे घूर घूर के देख रही है। मैं भी देख के सोच रहा था कि भाई क्या घूर रही है, भाई क्या करना है तेरे को, नहीं करना है तो तू दे दे पासपोर्ट वापस। फिर कहती है कि कब आए तुम। अब उसके सामने खुला हुआ है ना मेरा पासपोर्ट, कब आया मैंने बताया इतनी तारीख को आया। उसके बाद वो कहती है कि आर्मेनिया का वीज़ा दिखाओ। जब इंडियन पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा है तो उसके बाद आर्मेनिया का वीज़ा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अराइवल पे मिलता है, ठीक है। फिर भी ज़बरदस्ती का है ना, तो मैंने दे दिया फिर भी फ़ोन खोल के कि ये मेरा आर्मेनिया का वीज़ा है। तो उसको घूरे जा रही है, उसने फ़ोन वापस किया। फिर कहती नहीं फिर से दिखाओ फ़ोन, मैंने फिर से दे दिया, फिर से देखी और ठीक है। उसके बाद करते करते फाइनली उसने थप्पा लगा दिया इमिग्रेशन का। भाई यहाँ पे एग्ज़िट करने में भी मसला है, ये देखो इमिग्रेशन का स्टैंप लग गया है, ठीक है। 12 को मैं आया था, 14 को मैं निकल रहा हूँ, ठीक है यार। अब क्या कर सकते हैं यार, इतना खूबसूरत पासपोर्ट है, इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, तो बस एंजॉय कर रहे हैं ट्रीटमेंट को। इस जगह पे मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो और ना ये एयरपोर्ट छोटा सा है, बहुत बड़ा सा एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। और नीचे मैं देख रहा था जहाँ पे चेक इन वगैरह कराते हैं ना, वहाँ पे गार्डन जैसा बना के हर एयरपोर्ट पे खूबसूरती के लिए बनाते हैं। वहाँ बंदे सो रहे हैं, मतलब लिटरली अपना बैग को तकिया बना के वहाँ सो रहे हैं लोग। और ये छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा यहाँ पे फ्लाइट भी नहीं चलती है। मैं जब आया ना फ्रांस से, तो शायद वो फ्रांस से पहली डायरेक्ट फ्लाइट थी, ठीक है। तो इस वक्त मैं आर्मेनिया निकल रहा हूँ, फिर आर्मेनिया से मुझे वापस इधर ही आना है जॉर्जिया, फ्रांस जाने के लिए। अब देखते हैं उस वक्त क्या होगा। फिलहाल तो आर्मेनिया में अगर मैं कोशिश करूंगा ना कि मैं ई वीज़ा ना दिखाऊं, मैं शेंगन वीज़ा पे ना वीज़ा ऑन अराइवल वाला ले लूं, तो उस पर ना बड़ा सा स्टिकर लगाते हैं, कोशिश करूंगा। बाकी मुझे पता नहीं है मिलेगा कि नहीं। अच्छा बोर्डिंग से पहले मैं एक आखिरी बात बता दूं, मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा था यहाँ पे, है ना, क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने थे अपने दोस्त को। तो वाईफाई का नाम है तिब्लिसी लव्स यू, ठीक है। और मैंने भी देखा है कितना लव कर रहा है तिब्लिसी मुझे, पर वो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ी आयरनी हो गई। तिब्लिसी लव यू, इतना लव खाली मुझे नहीं मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है ये लव जो अभी मुझे मिला है। कई लोग तो डिपोर्ट भी हो जाते हैं लव में। तो फाइनली दोस्तों मैं लैंड कर गया हूँ अपनी कंट्री नंबर 20वीं कंट्री आर्मेनिया में, आर्मेनिया की कैपिटल येरेवान में। और यहाँ मैं इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना उनका, वहाँ पे हूँ। मेरी इमिग्रेशन हो चुकी है, ठीक है। मेरे पास ई वीज़ा था, मैंने पहले ले रखा था। मुझे उस समय पता नहीं था कि अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल है, और वीज़ा ऑन अराइवल ना वो बड़ा सा लगता है, तो एक अच्छा सा सोवेनियर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यार चलो $7-8 का पड़ा मुझे ऑनलाइन ई वीज़ा जो मैंने लिया था। मैंने कहा चलो यहाँ पे आके ले लेता हूँ मैं वीज़ा ऑन अराइवल। तो मैंने गया मैं काउंटर पे, तो उसने एक फॉर्म दिया भरने को, मैंने वो फॉर्म भर दिया। उसके बाद वो बोली पेमेंट कर गया हो। मैं गया पेमेंट करने, तो कहती है या तो डॉलर दो, नहीं तो यहाँ का जो दिरहम चलता है आर्मेनिया का वो दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। बगल में उसके एक ATM, तो मैंने वहाँ से पैसे निकाले, 9,000 दिरहम मैंने निकाले, और 4,000 वीज़ा की पेमेंट, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस थी, $11 बनी। तो जब मैंने वो पेमेंट की रिसीट लेके मैं गया, उसने सिस्टम पे डाला, उसको दिखा दिया कि इसके पास ई वीज़ा है ऑलरेडी। तो उसने मुझे कहा तुम्हारे पास ई वीज़ा है, तुमको क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं ले सकते क्या, पॉसिबल नहीं है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता, तुम्हारे पास ऑलरेडी वीज़ा है। मैंने कहा पेमेंट तो मैंने कर दी है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम वापस जाओ, वो तुमको वापस पैसे दे देगी। मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मतलब लूट नहीं रहे हो तुम लोग। तो उन्होंने कहा नहीं यार तुम जाओ तुरंत, और उसको बोल दो कि मेरे पास ई वीज़ा, तुरंत दे देगी। और फिर मैं उस काउंटर पे दोबारा गया, वो लेडी स्माइल करते हुए वो कहती है लो पैसे अपने वापस पकड़ो। इमिग्रेशन काउंटर पे गया, 2-3 सवाल पूछे, कहाँ से आ रहे हो, जॉर्जिया से। बोर्डिंग पास देखा उसने और हंसते हुए पूछा, ऐसा नहीं कि कोई इंटरोगेशन वाले फेज़ में था, और आराम से स्टैंपिंग कर दी। मैं आपको स्टैंप दिखाता हूँ, ये देखो ये स्टैंप लगा है मेरे पासपोर्ट पे, खूबसूरत सा, ठीक है। और अच्छा लग रहा है काफ़ी, जॉर्जिया से तो काफ़ी बेटर है इसकी इमिग्रेशन भाई, कोई डाउट नहीं।
और जब मैं ना ई वीज़ा लेने के लिए, सॉरी वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए जब मैं लाइन में लगा था ना, मेरे आगे 2 बंदे और थे। वो साइप्रस से होंगे, अफगानिस्तान से होंगे, इसी टाइप की, मतलब उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अरब नहीं थे वो। अब सऊदी अरेबियन और यूएई का बंदा तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा जो उन्होंने की थी। तो वो खड़े थे और वो ना एक स्लिप दिखा रहे हैं। एक स्लिप दिखानी होती है पेमेंट करके जब आप आते हो ना, $11 या 4000 दिरहम की, यहाँ का दिरहम, दुबई वाला नहीं। तो उसके बाद एक स्लिप मिलती है, वो आपको दिखानी होती है, फिर वो आपको अप्रूव करके आगे इमिग्रेशन काउंटर पे भेजता है। तो वो कोई स्लिप दिखा रहे हैं, वो $400 पे किए हैं उन्होंने इधर वीज़ा ऑन अराइवल के। और वो एजेंट पूछ रहा है, वो मतलब वो इमिग्रेशन वाला पूछ रहा है, तूने $400 किस बात के पे किए हैं भाई? दोनों ने इंडिविजुअली 400 400 $800। वो कह रहा है, वो दोनों कह रहे थे कि हमारे एजेंट ने हमसे इतने पैसे लिए। मुझे नहीं पता, शायद डंकी वंकी लगाने का उनका प्लान होगा, लेकिन भाई $400, $11 का फ़ीस है भाई। अगर आप एलिजिबल हो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, $11 पे मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ यार, अगर कहीं बाहर जा रहे हो ना, थोड़ा तो इंसान को एजुकेटेड होना चाहिए, थोड़ा तो अवेयर होना चाहिए। कर क्या रहे हैं, $400 पे कर दिए फालतू में। ये देखो, ये एयरपोर्ट से निकलते ही ऐसा सा है, पूरी टैक्सी लगी हुई है, ठीक है। और आप जैसे ही निकलोगे, आपको टैक्सी वाले आके रोकने लगेंगे कि भाई टैक्सी ले ले, टैक्सी ले ले, 1000 दिरहम दे देना, 1200 दे देना। कोई बोलेगा टैक्सी मीटर पे चल ले, कोई बोलेगा कि भाई तू जो गो ऐप है उसको डाउनलोड कर ले, जो प्राइस है उसी पे चल ले। कुछ नहीं करना है, आपका होटल जो भी होगा सिटी सेंटर पे ही होगा। तो सिटी सेंटर जाने के लिए इधर आ जाना, यहाँ पे 201 नंबर की बस मिलती है। ये एयरपोर्ट से आपको 300 दिरहम में ले जाएगी, ठीक है, 300 दिरहम। और बहुत सस्ता है यार, आप 1200 दिरहम दोगे, 300 दिरहम में पहुंच जाओ, यानी कि 3 से 4 यूरो बना, शायद, मुझे अभी पता नहीं है, कन्वर्ट कर लेना आप लोग। तो ये मैं करूँगा। और मैंने अपना लगेज अंदर ही डाल दिया है और मैंने टिकट खरीद ली। टिकट खरीदने का भी कोई चक्कर नहीं है, ड्राइवर को जाके डायरेक्ट पैसे दे दो और वो चेंज वेंज आपको वापस कर देता है। और मैंने उसको ना 1000 की नोट दी, उसने मुझे सिक्के उक्के पकड़ा दिए। मैं आपको दिखाता हूँ अगर सिक्का मेरे पास अभी होगा तो। यार वो पता नहीं कार्गो की किसी तहखाने में चला गया, किसी पॉकेट में, मेरे को मिल नहीं रहा है। मिलेगा तो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। और नहीं, ये तो जॉर्जिया का है। और वो ऐसा सीन है ना कि 500 के सिक्के, 50 के सिक्के, 100 के सिक्के, सब चीज़ सिक्कों में, ठीक है। 1000 की नोटें देखी मैंने। अब तो खैर मैं अभी आया हूँ, अभी तो एक्सप्लोर करना है, फिर पता चलेगा कि क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बस खुलने में 15 मिनट है, उसके बाद मैं जाऊँगा सिटी सेंटर, वहाँ से अपने होटल के लिए वॉक कर लूँगा। ये देखो, ये ना ऑरेंज ग्रेप फ्रूट का मैंने जूस लिया है। ये मेरे को पड़ा 1200 द्राम का। दिरहम नहीं है, वो द्राम होता है यहाँ की करेंसी। बस मेरी खड़ी है, इसी दुकान से मैंने लिया है, ठीक है। ये देखो, और ये लेने का रीज़न ये है कि मैं सुबह से निकला हुआ था, अभी तो करीब मेरा ख्याल है कि 3, साढ़े 3 नहीं 4:30 होने को आ रहा है। मैंने कुछ खाया नहीं था, तो अब ये, इसके बाद जब जाऊंगा हॉस्टल, उसके बाद होटल जाके सबसे पहला काम करना है, कोई इंडियन रेस्टोरेंट देख के अच्छा सा खाना खाना है। 2-3 दिन हो गया अच्छे से कुछ अच्छा खाए हुए। तो फाइनली बस वाले ने मुझे उतार दिया यहाँ कहीं पे, ठीक है। और दिक्कत आ रही थी कि यार मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था उतरूँ कहाँ पे। फिर मैंने देखी क्लोजेस्ट लोकेशन जो यहाँ पे थी, तो मैंने कहा यहीं पे मुझे उतार दे। और उसको थोड़ी भी इंग्लिश नहीं आती, मुझे थोड़ी भी उसकी लैंग्वेज नहीं आती, वो भी एक अलग ही प्रॉब्लम जा रही थी। पर ठीक है, अब यहाँ से वॉक है 15 मिनट मेरे होटल के लिए। पहले होटल जाता हूँ, सामान रखता हूँ, सामान रखता हूँ, फिर एक्सप्लोर करेंगे इसको। देखो, मैं होटल की तरफ ना अपने जाने लगा हूँ। आसपास मेरे पीछे आप लोग देखो, आप लोग को नेबरहुड का अंदाज़ा हो जाएगा। टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप जैसा भी नहीं लग रहा है मुझे। मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से ना, तो इंडिया और वो मोरक्को टाइप की वाइब आ रही थी, है ना, एकदम। वो पहले तो फ्रांस में तो एकदम हर चीज़ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एकदम क्लीन, सोफिस्टिकेटेड। फिर जॉर्जिया थोड़ा कम, ये उससे भी कम है थोड़ा। अर्मेनिया के बारे में खास बात बताऊं तो अर्मेनिया का सबसे पहले आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन समझाता हूं। उसके नॉर्थ में आएगा अपना जॉर्जिया, ठीक है। वेस्टर्न साइड पे अपना पड़ेगा तुर्की, और अपना साउथ साइड पे पड़ेगा ईरान का बॉर्डर, और ईस्ट पे पड़ेगा अजरबैजान। और उसके साथ अभी इसका थोड़ा सा फड्डा चल रहा है, लड़ाई वड़ाई हो रही है, और डायरेक्ट आप अजरबैजान से यहाँ आ भी नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज अर्मेनियन बोली जाती है, और अर्मेनियन लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं वो 460 AD में कुछ निकले थे। और ईस्टर्न अर्मेनियन जो लैंग्वेज है ना, वो इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, वो ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। 1920 से लेके 1991 तक ये USSR के अंडर में था, ठीक है। 1991 में इसको अपनी इंडिपेंडेंस मिली। इसके अलावा यहाँ पे चेस का बड़ा क्रेज़ है, स्कूल्स वगैरह में भी चेस सिखाया जाता है। चेस यहाँ पे बड़ा लाइक करते हैं। और ये पहली क्रिश्चियन कंट्री थी दुनिया की। जॉर्जिया में मैं बता रहा था, वो वन ऑफ द फर्स्ट, मैंने कहा था, ये पहली थी। अब आप लोग देखो, जहाँ मैं वॉक करने लगा हूँ अपने होटल जाने के लिए, कितनी खूबसूरत सी स्ट्रीट है। देखो यार, बड़ा प्यारा है यार। यहाँ का मौसम भी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है।
भाई एक बात बोलूँगा, क्या जगह है भाई, क्या जगह है। वो तो मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो थोड़ा मुझे स्लम टाइप का एरिया दिख गया। इधर जब मैं मेन सिटी सेंटर के पास पहुंचा हूँ ना, क्या खूबसूरत बनाया भाई इन लोगों ने। आप देखो यहाँ से मैंने जो सिनेमैटिक शॉट डाले हैं, उसके अलावा भी चेक करो यार। मैं अभी पिछले 20 मिनट से वॉक कर रहा हूँ, मैं बोर नहीं हो रहा, मैं हैरान हो रहा हूँ बिल्डिंग्स देख के। और इधर ना ट्रैफिक का सिस्टम भी बड़ा तमीज़ का। अब जैसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ना, मैं मतलब समझ लो 3-4 मीटर दूर हूँ, उधर ही से वो गाड़ी वाला रोकने लग रहा है। तो ये मज़ा आ गया यार, इतना तरीके का देश देख लिया मैंने पहली बार। मुझे इस देश में लैंड हुए करीब हो गया 2 घंटा, ठीक है। एयरपोर्ट से लेके यहाँ आने तक वो बस और अभी 20 मिनट की वॉक, मुझे एक भी इंडियन पाकिस्तानी नहीं दिखा है, ठीक है। तो वो चीज़ पता नहीं, शायद सही होगी, इनके कंट्री के हक में तो अच्छी होगी, क्योंकि हमारे लोग जहाँ आते हैं ना बड़ा कचड़ा करते हैं यार, कल्चर के नाम पे गंद मचा के रखते हैं यार। चाहे इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो जो मैं पैदल चल रहा था ना, मैं करीब 1 घंटा और चला होऊंगा। वो जो मैं उस समय बता रहा था 10 मिनट की वॉक है। दरअसल जहाँ पे बुकिंग हुई थी ना मेरे होटल की, वो मिल ही नहीं रहा था लोकेशन। वो लोकेशन अलग थी, फिर मैंने गूगल से निकाली, वो लोकेशन अलग, दोनों गलत थी। तो फाइनली मैंने एक बंदे को रोका, उसको दिखाया, उसने कॉल किया, फिर उसने होटल मुझे दिया भी इन द सेंस मैं बताता हूँ क्या। वो मैंने ये बुकिंग नहीं कराई थी, ये बुकिंग कराई थी मेरे एक दोस्त ने जो यूके में रहता है, वो भी इंडियन है पर वो भी बहुत घूमता है। तो उसने मुझे मैसेज किया था कि यार चलो एक ट्रिप साथ में मारते। मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो अर्मीनिया में बोला कि होटल हम साथ में ले लेते हैं, वैसे भी यार रात में सोने ही आना होता है, उससे ज़्यादा क्या करना होता है। मैंने कहा ले लो। तो 2700 रुपये एक आदमी का पड़ा 3 दिन का, ठीक है। मैंने INR में उसको पेमेंट कर दी, उसके बाद उसने बुक वगैरह कर दिया था। अब प्रॉब्लम ये हुई जब मैं यहाँ पहुंचा ना, तो जिस बिल्डिंग में मेन मेरा रूम था, उधर ये कहते हैं कि यहाँ तो रूम्स है ही नहीं, हम तो यहाँ booking.com वालों को लेते नहीं है, तो आपको एक दूसरी बिल्डिंग में देते हैं। दूसरी बिल्डिंग में 15 मीटर स्क्वायर का छोटा सा कमरा, जिसमें सीढ़ियाँ ऐसे सीढ़ियाँ आ रही हैं, मतलब ऊपर जाने की सीढ़ी है, लेकिन वो ना पूरा बड़ा सा नहीं था छत, समझो क्यूब या क्यूबॉइड नहीं था, वो बीच में ऐसे कटा हुआ था, सीढ़ियाँ थी। मैंने कहा यार ये क्या मजाक है। मैंने उसको फ़ोन किया, वो साइप्रस से आ रहा है बंदा, तो उसने बोला मैं अभी booking.com को कंप्लेन करता हूँ। मुझे बोल रहा था अगर भाई आपको नहीं रुकना है, आप कहीं और जाके रूम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उतने में ना इन लोग को समझ आ गई कि ये लोग कोई ऐसे नहीं है जिनको बेवकूफ़ बना दो कि ये सच में कंप्लेन वगैरह करके अपना रिफंड निकाल लेंगे। फिर इसने क्या किया, मुझे बोला कि यार वो जो आपने 30 मीटर का किया था वो तो है ही नहीं, एक छोटा सा है 20 मीटर स्क्वायर का, वो ऐसा सा कमरा है। देखो ये कमरा है, वो जरूर बंदा सफाई कर रहा था, क्योंकि वो मुझे कह रहा था कि आज काम वाली है, वो नहीं आई। और ये देखो बालकनी है, व्यू तो यहाँ से बढ़िया आ रहा है, व्यू में कोई शिकायत नहीं है मुझे। पर ये है कि इनके पास लिफ्ट नहीं है, तो पूरा 4 फ्लोर चढ़ के आना पड़ेगा। और इसके बगल वाले रूम में छोटे से कमरे में 2 चाइनीज औरतें रह रही थी। मुझे नहीं पता कैसे रहते हैं यार, इतना छोटा सा होगा वो, 10 मीटर स्क्वायर भी नहीं, उसमें 2 लोग रह रहे हैं। और पूरा अपना स्वेटर, कंबल, जूता, मोजा सब बिस्तर पे था। वो मतलब एक झलक ही मैंने देखी, मुझे लगा यार कैसे रह रहे हैं। और इसी तरह के लोग यहाँ आते होंगे ना, तभी होटल वाले भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो वो नहीं हुआ। फिर मेरे दोस्त ने क्या किया अभी पता है आपको, वो मुझे कहा कि तू ये रूम तो अभी ले ले, या फिर वो बोला कि तू चेंज कर सकते हो। मैंने कहा कि यार मैं चेंज तो भी करूँगा नहीं, मेरे फ़ोन में 4% चार्ज था, मेरे पैदल चल के हालत ख़राब हो गई थी, 2-3 दिन से मैं सोया भी नहीं था। तो फाइनली मैंने ऐसा किया कि मैंने बोला मैं ये रूम ले रहा हूँ, तुम कंप्लेन मार दो, क्योंकि आखिर इन्होंने बिल्डिंग तो चेंज की है ना, तो उसकी तो कंप्लेन लेजिटिमेट है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है कर देता हूँ। तो अगर अच्छा रूम मिल गया तो हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं मिला तो इधर ही चुपचाप रह लेंगे, कोई इसमें ज़्यादा अभी लफड़ा नहीं करना है। वो इतनी मेरी बात सुन के जो उसने वो 15 मीटर स्क्वायर का आधा कटा हुआ रूम छोड़ के एक 20 मीटर स्क्वायर विद बालकनी दे दिया, वो मेरे लिए बहुत है। AC भी इधर लगा हुआ है देखो, तो वो बहुत है मेरे लिए। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो अब तो फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर मैं जाऊँगा कहीं खाने के लिए, कोई इंडियन रेस्टोरेंट में देखूँगा। इंडियन नहीं हुआ तो यहाँ का अर्मीनिया का खाना बहुत टेस्टी होता है, ये बहुत लोग को पता नहीं होता है। तो अगर हलाल मिला तो चलेगा। वैसे हलाल मिलना मुश्किल है इसलिए क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं ना, ये क्रिश्चियन से ज़्यादातर, और अज़रबैजान जो इसकी बगल में कंट्री नेबरिंग, वो मुस्लिम से ज़्यादातर, ठीक है। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, अज़रबैजान जाऊँ या अर्मेनिया जाऊँ, और मेरे पास दोनों वीज़ा था। मैंने कहीं पढ़ा और मैंने 3-4 आर्टिकल देखे और 3-4 वीडियो देखी कि अज़रबैजान के लोग इंडियंस के लिए रेसिस्ट है। मैंने कहा भाड़ में जाए अज़रबैजान, अर्मेनिया चलो। अज़रबैजान भी जाना है कभी ना कभी, ठीक है। अभी के लिए मैंने ज़्यादा बोल दिया। अब मैं अपने रूम से निकल आया रेस्ट करने के बाद। 2 घंटा मैंने आराम से रेस्ट किया, और बारिश भी हो रही थी उस वक्त, निकल भी नहीं सकता था। और अब निकल के जा रहा हूँ मैं फाइनली एक इंडियन रेस्टोरेंट में, जो सबसे ज़्यादा अच्छी रेटिंग वाला रेस्टोरेंट था ना। थोड़ा सा महंगा है लेकिन चलेगा यार, अभी 2-3 दिन हो गया कुछ भी अच्छा खाए हुए, तो मुझे लगा कि यार चलो इसी में चलते हैं। तो वो टैक्सी में कर सकता था,
लेकिन 1.3 किलोमीटर था, तो मुझे अच्छा लग रहा था वॉक करना, तो मैं वॉक करके ही जा रहा हूँ। 20 मिनट की वॉक है। मुझे पसंद है पर्सनली वॉक करना, मुझे दिक्कत नहीं है, 2-3 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। तो वहाँ मैं पहुँचता हूँ और फिर देखते हैं कैसा खाना मिलता है। वैसे चिकन अगर होगा तो हलाल होना चाहिए, अदरवाइज़ तो मसला है। और आप लोग देखें मेरे आसपास का नज़ारा। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब सी दिखी जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था ना, तो कई बार जेब्रा क्रॉसिंग होती है, पर ज़्यादातर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, अंडरग्राउंड है। और अंडरग्राउंड अब जब जाओगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चलने का है, वहाँ पे मार्केट्स हैं, मॉल जैसा है, बड़ा बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और ये 4-5 दफ़ा मुझे मिला इस 2 किलोमीटर की वॉक में। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला जो सोवियत यूनियन थे ना, वो उनकी प्लानिंग का ये मतलब उनका दिया हुआ स्ट्रक्चर है। और इसी तरह का आपको अज़रबैजान में भी मिलेगा। और जितने भी देश हैं जो पहले USSR के अंडर में आते थे, वहाँ सब जगह पे ऐसा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कम है और अंडरग्राउंड से पार करने का रास्ता ज़्यादा है। और उधर मार्केट्स वगैरह भी हैं जो कि पूरी फंक्शनल है। तो फ़िलहाल अभी मैं रोड क्रॉस करता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो हाथ दे के ही क्रॉस करना होगा। फिर रेस्टोरेंट जाता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अभी। देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि अंडरग्राउंड होकर जाना पड़ता है, ये रोड है, इसको क्रॉस करने के लिए मैं नीचे से जाऊँगा। ठीक है, मैंने डिसाइड किया था हाथ दे के जाऊँ, लेकिन फिर वो सेफ़ नहीं लगा मुझे। मैं कहा कि चलो यार थोड़ा वॉक कर लो साइड में, ज़्यादा अच्छा है। देखो ये नीचे है, पूरी मार्केट सी है, हर चीज़ है, फूल मिल रहा है, फ़ोन मिल रहा है, फ़ोन का कवर वगैरह मिल रहा है। तो ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। आ गया हूँ मैं फाइनली रेस्टोरेंट में। ठीक है, और चिकन यहाँ पे है वो हलाल है, मुस्लिम आदमी का रेस्टोरेंट है और साउसी मुस्लिम है, तो उसने मेरे को इंश्योर किया कि हलाल है, वरना आर्मेनिया में मुश्किल है हलाल मिलना। तो मेरे सामने चीज़ें हैं, एक तो लस्सी मंगानी है, दूसरा क्या आइटम है मैं इसमें से देखता हूँ, फिर देखते हैं क्या है आगे। स्टार्टर में ना मैंने मैंगो लस्सी मंगाई है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को मैंगो लस्सी ट्राई करनी होती है, पता नहीं क्यों, पर हर रेस्टोरेंट में ऐसी हो गया है, स्टार्टर में हमेशा मैंगो लस्सी रहता है मेरा। ये देखो, ये है चिकन मंचूरियन। ठीक है, और ये देखो नॉनवेज मिक्स मैंने थाली मंगाई थी, इसमें लस्सी है, चावल है, उधर नान भी है, तो इंशाल्लाह इसमें तो पेट भर जाएगा। तो खाना मैंने कर लिया ख़त्म, प्लेट बड़ी अच्छी थी। एंड आई हैव अ फ्रेंड विथ मी, ही इज़ श्रवण कुमार। और भाई ने इतनी कंट्रीज ट्रैवल की। हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव ट्रैवल? 55th कंट्री। ये 55th कंट्री है। और आप साउथ अमेरिका में रह भी चुके हो ना, बड़ा खतरनाक है। एंड ही स्टार्टेड द कंटेंट क्रिएशन इन 2014 आई थिंक। 2011 आई मेड ए शॉर्ट फिल्म। ओके, देन 2013 पे GoPro परचेज किया। अच्छा, देन या आपको अवार्ड कब मिला था बेस्ट कंटेंट वाला? 2012 में शॉर्ट फिल्म के लिए डायरेक्टर भाई उस टाइम पे किया था। और इन्होंने आगे यूट्यूब इसलिए नहीं कंटिन्यू किया, इनका वो बैग शायद कैमरे वाला मिसप्लेस हो गया था, चोरी कर लिया था किसी ने। भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई से मिलके, काफ़ी सारी ट्रैवल की टिप्स एंड ट्रिक्स मिली। अब ये 10 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे तो अभी 2 या 2.5 साल ही हुआ है, नहीं 3 साल होने को आया मेरे को। और भाई इतनी कंट्री घूम चुके हैं, तो भाई थैंक यू सो मच। भाई ने मेरे को मैसेज किया था काउच सर्फिंग पे, फिर वहाँ से हम मिले और हमने प्लान किया कि यार एक ही जगह पे स्टे करेंगे हम। और वो जो मैं आपको इससे पहले बता रहा था दोपहर में कि प्रॉब्लम हो गई है, आई कॉल्ड अ फ्रेंड, मैंने इनको कॉल किया था। ठीक है, तो अब फाइनली हम जा रहे हैं वापस अपने रूम के लिए। अब व्लॉग को मैं करता हूँ ख़त्म। अपना ध्यान रखें, खुदा हाफिज़।